एवरीवन, वेलकम टू यूआर कैम्प्यूट। सो लास्ट क्लास में हमने मैटर इन अवर सराउंडिंग चैप्टर स्टार्ट किया था और उसके फर्स्ट 3 टॉपिक्स दैट इज व्हाट इज मैटर, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर को डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम देखेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस जो उनकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या क्या सिमिलैरिटी होती है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच में एंड क्या डिफरेंस होता है। After completing that, we will see what is plasma state and Bose-Einstein state. Now, without delay, let's get started. See, मैटर जो है उसको हम बहुत सारे बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं, लेकिन मैटर को मेनली 2 बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है। कौन से? एक फिजिकल बेस होता है और एक केमिकल कंपोजिशन के बेस पे। फिजिकल बेस पे अगर हम देखते हैं या फिजिकल स्टेट के बेस पे हम देखते हैं तो मैटर जो है वो 3 स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और केमिकल कंपोजिशन के बेस पे देखें तब भी मैटर 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करेगा, दैट इज एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। नाउ सी, इस चैप्टर के अंदर हम मैटर के फिजिकल स्टेट्स जो है उनको डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसमें हम मैटर की केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन है उसको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। देखो, मैटर जो है उसकी 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और 3 स्टेट्स जो हैं इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। हमने देखा है वाटर हमारा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है, मीन्स वाटर आइस में भी एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड में भी एग्जिस्ट करेगा और वाटर वेपर्स की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। सो हम ये बोल सकते हैं कि वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो नेचुरली 3 फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। नाउ सी, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी अगर हम देखते हैं तो हमारा जो मैटर है उसके जो सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ जो है मैटर की वो क्या है? बिल्कुल डिफरेंट है। ये डिफरेंट किसकी वजह से होती है कि सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है, लिक्विड की डिफरेंट है और गैसेज जो है उसकी भी क्या है? बिल्कुल डिफरेंट है। इसका रीज़न क्या होता है? इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। अब इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं? देखो, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज आर दोज फोर्सेज विच हेल्ड टुगेदर द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मैटर। इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज वो फोर्सेज होते हैं जो मॉलिक्यूल्स को, मतलब एक मैटर है, मैटर किस चीज़ से बना हुआ है? या तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से बना हुआ है या मॉलिक्यूल्स से बना हुआ है। तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज क्या करते हैं? उन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को या मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से क्या करते हैं? जोड़े रखते हैं। क्लियर है? सो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ट्राई करते हैं कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं किसी भी मैटर के वो एक दूसरे के क्या रहे? बिल्कुल पास में रहें। जितने ज़्यादा इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस होंगे उतने ही कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज होंगे, जितने कम इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस होंगे उतने ही कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक दूसरे से दूर होंगे। क्लियर है? अभी देखो, अगर हम बात करते हैं जैसे आइस है, आइस को अगर मैं हीट कर दूँ, हीट करने से आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगी? किसमें? लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होगी। ठीक है, अगर लिक्विड को हम हीट कर देते तो किस में कन्वर्ट होते हैं? वाटर वेपर्स के अंदर। सो हम ये बोल सकते हैं कि हीट करने से ए मैटर जो है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो सकता है। अब जो हीट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? थर्मल एनर्जी। मतलब हीटिंग करने से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के अंदर जो एनर्जी आती है उसे हम क्या बोलेंगे? थर्मल एनर्जी। देखो, जब हमने आइस को हीट किया तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। अब आइस के अंदर जो पार्टिकल्स थे वो क्या थे? आपस में क्लोज थे। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि आइस के जो पार्टिकल्स हैं, जो सॉलिड होता है उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के क्लोज होते हैं। ठीक है, जैसे हमने उसको हीट किया वो जो पार्टिकल्स वो थोड़ा सा मूव दूर हो गए तो वो कौन से स्टेट में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में। अगर हमने उसको फर्दर हीट किया तो जो पार्टिकल्स थे वो और ज़्यादा दूर हो गए, अब कौन से स्टेट में हो गए? गैसेस में। सो हम ये बोल सकते हैं कि थर्मल एनर्जी क्या करती है? थर्मल एनर्जी ट्राई करती है जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से किसी भी मैटर के उनको दूर रखने की। सो एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गई क्या कि इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ट्राई करते हैं जो पार्टिकल्स हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है मैटर के, उनको पास में करने की कोशिश करते हैं, और जो थर्मल एनर्जी है वो पार्टिकल्स को दूर करने की कोशिश करती है। लेट्स स्टार्ट विद सॉलिड। तो सॉलिड के अगर एग्जांपल्स देखते हैं तो क्या क्या एग्जांपल होते हैं सॉलिड के? चेयर, टेबल, मार्कर, पेन, वुड या स्टोन, रॉक, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? सॉलिड के हैं। और जितने भी सॉलिड होते हैं हमने देखा है उनकी एक पर्टिकुलर शेप होती है, एक पर्टिकुलर साइज होता है जिसे वो अपने आप से चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा कि जो सॉलिड है उसकी हम शेप भी चेंज कर सकते हैं और उसका साइज जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक आयरन का ब्लॉक है। अब जो आयरन का ब्लॉक है उस आयरन के ब्लॉक पे जब हम हैमर से हिट करेंगे तो वो क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा। इट मीन्स उसका साइज क्या हुआ? चेंज हो गया।
अगर हमें शेप चेंज करनी हो तो हम क्या करेंगे, जो आयरन का ब्लॉक है उसके ऊपर हैमर से हिट करते रहेंगे और वो हमारा जो मेटल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, शीट के अंदर। ऐसे ही हम किसी भी मेटल को वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मींस अगर हमें सॉलिड की शेप या साइज को चेंज करना है तो हमें बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। कोई भी सॉलिड अपने आप से अपने जो शेप है या साइज है उसको चेंज नहीं कर सकता। तो हम ये बोल सकते हैं हमारी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक सॉलिड की क्या होती है, सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड साइज, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है। बाउंड्रीज मतलब जो आयरन का ब्लॉक है उसकी बाउंड्री है कि हाँ आयरन का ब्लॉक इतना है तो उसकी बाउंड्री क्या है। अगर हम बाउंड्री की बात करें तो जैसे ये आयरन का ब्लॉक है, क्लियर है, ये क्या है हमारा आयरन का ब्लॉक है। ये जो आयरन का ब्लॉक है इसकी डिस्टिंक्ट क्या है, बाउंड्रीज है। कैसे, ये जो है हमारी ये क्या है, बाउंड्री है, डिस्टिंक्ट, क्लियर है। सो सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट साइज होता है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है और देखो इसका कोई ना कोई पर्टिकुलर मास भी होगा, मतलब इनका क्या है, डेफिनेट मास भी है, क्लियर है। तो ये हमारी क्या आती है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। अगर हम सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर की बात करते हैं तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक मैटर की क्या होती है। अब देखो ये जो आयरन का ब्लॉक है ये क्या है, हार्ड है या सॉफ्ट है, ऑब्वियसली हार्ड है। अगर हम अपने हाथ को इस पे मारते हैं तो क्या होगा कि हमारा जो हैंड है उस पर ही चोट लग जाएगी। मीन्स ये क्या है, बहुत ज़्यादा हार्ड है। और क्या हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं, नहीं दबा सकते। सो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो सॉलिड है उसकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, सॉलिड्स रिजिड होते हैं और साथ में क्या होंगे, इनकम्प्रेसिबल होंगे, रिजिड, ठीक है, रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल, कि हम उनको कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते, क्लियर है ना। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है सॉलिड की, कि जितने भी सॉलिड हैं उन पे अगर हम बाहर से फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो टूट सकते हैं, मतलब वो ब्रेक डाउन हो सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि बाहर से फोर्स लगाने पे, अदरवाइज उनकी शेप या साइज जो वो चेंज नहीं होता, क्लियर है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर इज दैट सॉलिड डू नॉट डिफ्यूज, कि सॉलिड जो है वो डिफ्यूज नहीं होते हैं। देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था डिफ्यूजन क्या होता है, अगर आपने नहीं देखा है देन लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जस्ट गो एंड चेक इट आउट। देखो डिफ्यूजन, अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स है वो क्या है, एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज में है, उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज़्यादा है। अब सिंस आपस में एक दूसरे के बिल्कुल पास में है, इट मीन्स उनके बीच में जो वेकेंट स्पेस है, वो क्या है, नेग्लिजिबल है, बिल्कुल नहीं है। मीन्स कोई भी दूसरा मैटर आके उस स्पेस के अंदर ऑक्यूपाई नहीं हो सकता। सो हम ये बोल सकते हैं कि सॉलिड जो है वो डिफ्यूजन का प्रोसेस शो नहीं करते, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड इज दैट सॉलिड हैव हाई डेंसिटी, के सॉलिड जो है उनकी डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्लियर है। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड इज दैट सॉलिड्स हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि जो सॉलिड्स हैं उसमें पार्टिकल, हमने क्या बोला कि बहुत ज़्यादा एक दूसरे के क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। अब जितने ज़्यादा क्लोज होंगे पार्टिकल, इट मीन्स उनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। सो सॉलिड्स के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, क्लियर है। सो आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हो गई होंगी। एक बार फिर से देखते हैं कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हमने डिस्कस की। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हमने डिस्कस की कि जो सॉलिड्स हैं उनका डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट साइज होता है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं एंड डेफिनेट मास होता है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड इज सॉलिड्स आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज सॉलिड्स में ब्रेक डाउन ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स, की अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा सॉलिड जो है वो ब्रेक हो सकता है, अदरवाइज अपने आप से सॉलिड जो है वो अपनी शेप या साइज को चेंज नहीं करते। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड इज दैट सॉलिड डू नॉट डिफ्यूज, के सॉलिड जो है वो डिफ्यूजन का प्रोसेस शो नहीं करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज सॉलिड्स हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि सबके कंपैरिजन में अगर देखें तो सॉलिड जो है उनमें सबसे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करते हैं, क्लियर है। एंड नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज दैट सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी, के सॉलिड्स जो है उनकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इज सॉलिड्स हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, के जो सॉलिड्स हैं उनमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं। मीन्स जो मॉलिक्यूल्स हैं सॉलिड के वो क्या होते हैं, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। अब देखो कि एक रबर बैंड है तो वो रबर बैंड को मैं स्ट्रेच कर सकती हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने उसको स्ट्रेच किया वो क्या हो गया, उसकी शेप चेंज हो गई, उसका साइज जो है वो भी क्या हुआ, चेंज हो गया। तो क्या रबर बैंड हमारा सॉलिड के अंदर इंक्लूड होगा या नहीं होगा,
सी, हमने क्या बोला कि सॉलिड जो है उनकी डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट साइज होता है, लेकिन हम उनकी शेप और साइज को चेंज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्स। अब रबर बैंड था, उसकी एक डेफिनेट शेप थी, डेफिनेट साइज था, लेकिन जब मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया उसको स्ट्रेच करने के लिए तो उसकी शेप और साइज जो है वो चेंज हो गया। और अगर मैं और ज़्यादा फोर्स लगाऊंगी तो वो रबर बैंड क्या करेगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। मीन्स रबर बैंड हमारा सॉलिड होता है, उसकी डेफिनेट शेप होती है, साइज होती है, और वो शेप और साइज तभी चेंज होगा जब हम बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे। सिमिलरली अगर मैं आपको एक स्पॉन्ज दूँ और मैं बोलूँ कि ये सॉलिड है या नहीं है, हमने क्या पढ़ा था कि सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें आता है कि सॉलिड जो होते हैं वो हमारे इनकम्प्रेसिबल होते हैं, लेकिन मैं तो स्पॉन्ज को कंप्रेस कर पा रही हूँ, तो ये सॉलिड है या नहीं है। सी, ऑब्वियसली स्पॉन्ज हमारा सॉलिड है। क्यों? क्योंकि जो स्पॉन्ज होता है उसके अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, माइन्यूट स्पेस होते हैं, ठीक है, माइन्यूट होल्स होते हैं, और वो जो होल्स होते हैं उनके अंदर एयर ट्रैप होती है। जब हम स्पॉन्ज को प्रेस करते हैं या स्पॉन्ज को क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो वो जो एयर उसके अंदर ट्रैप होती है वो क्या करती है, बाहर निकल जाती है, जिसकी वजह से हम स्पॉन्ज को कंप्रेस कर पा रहे हैं। लेकिन देखो, जैसे ही मैंने फोर्स अपना रिमूव किया वैसे स्पॉन्ज क्या हुआ, अपनी शेप के अंदर आ गया। इट मीन्स कि स्पॉन्ज हमारा सॉलिड के अंदर इंक्लूड है। जब तक हमने फोर्स लगाया तब तक उसकी शेप क्या रही, चेंज रही। जैसे ही मैंने फोर्स को रिमूव किया वैसे ही हमारा जो स्पॉन्ज है वो फिर से अपनी शेप के अंदर आ गया। क्लियर है? सो होप सो आपको सॉलिड एंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्लियर हो गई होंगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू लिक्विड। देखो, लिक्विड के अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे, वाटर, मिल्क और मस्टर्ड ऑयल, केरोसिन ऑयल, ये सारे हमारे किसके एग्जाम्पल हैं, लिक्विड के। और लिक्विड में हमने देखा है कि लिक्विड को हम जिस कंटेनर में डालेंगे ना वो उसी की शेप ले लेते हैं, ठीक है। और लिक्विड के अंदर प्रॉपर्टी होती है क्या, फ्लूइडिटी की, मीन्स वो फ्लो कर सकते हैं। अगर हमने हाई लेवल से छोड़ा तो वो हाई लेवल से लो लेवल तक क्या करेंगे, फ्लो करने लग जाते हैं। सो अभी हम लिक्विड की कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं वन बाय वन। देखो, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की अगर मैं बात करूँ लिक्विड की, तो जैसे हमने सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक देखी, सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक क्या थी कि सॉलिड्स की डेफिनेट शेप है, डेफिनेट साइज है, डेफिनेट मास होता है और डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है। लेकिन अगर हम लिक्विड में देखते हैं तो लिक्विड की डेफिनेट शेप नहीं होती, बट हाँ लिक्विड जो है उनका एक क्या होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है एंड डेफिनेट मास होता है। क्लियर है? सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक लिक्विड की क्या आती है, लिक्विड्स हैव डेफिनेट मास एंड डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक में देखा कि जो हमारे सॉलिड है वो रिजिड होते हैं और इनकम्प्रेसिबल होते हैं। बट अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड हमारे इनकम्प्रेसिबल हैं कि हम उनको कंप्रेस नहीं कर सकते, ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल है। बट अगर हम लिक्विड की रिजिडिटी की बात करें तो लिक्विड रिजिड नहीं होते, वो कैसे होते हैं, वो फ्लूइड होते हैं। उनके अंदर टेंडेंसी होती है फ्लो करने की। अगर हम लिक्विड कहीं पे गिर जाते हैं तो आपने देखा है वो खुद ही क्या करता है, फ्लो करता है। तो लिक्विड के अंदर हाई लेवल से लो लेवल तक फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, और जिस जार के अंदर आप उसको रखोगे, जिस भी कंटेनर में रखोगे, वो उसी की शेप एक्वायर कर लेगा। क्लियर है? किन कैरेक्टरिस्टिक क्लियर हो गई होगी। नाउ द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज कि लिक्विड जो है वो डिफ्यूजन का प्रोसेस शो करते हैं, मीन्स लिक्विड डिफ्यूजन शो करते हैं। क्यों? देखो, सॉलिड जो होते हैं वो डिफ्यूजन शो नहीं करते क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के क्या बहुत ज़्यादा क्लोज है, मीन्स उनमें स्पेस नेग्लिजिबल है। बट लिक्विड में अगर हम देखें तो लिक्विड के पार्टिकल्स सॉलिड के कंपैरिजन में क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। और अगर हम कोई और मैटर इसके अंदर मिक्स करते हैं तो वो जो मैटर है उसके पार्टिकल्स लिक्विड जो है उसके पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है उसको ऑक्यूपाई कर लेंगे। इट मीन्स लिक्विड हमारा डिफ्यूजन शो करेगा। तो चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, ये तीनों के तीनों लिक्विड के अंदर डिफ्यूज हो सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक अगर देखते हैं तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक में हमारा क्या आता है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। हमने बोला सॉलिड के इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, और लिक्विड के इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होते हैं बट सॉलिड के कंपैरिजन में क्या है, कम स्ट्रॉन्ग होंगे। क्लियर है? इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस लिक्विड के स्ट्रॉन्ग होते हैं बट सॉलिड के कंपैरिजन में क्या होते हैं, लेस स्ट्रॉन्ग होंगे, मीन्स वीक होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक में हमने देखा कि सॉलिड्स जो है उनकी हाई डेंसिटी होती है और जो लिक्विड है उनकी भी डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी, बट एज कंपेयर टू सॉलिड जो लिक्विड है उनकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। क्लियर है? नाउ सी, हमने बोला कि सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के तीनों हमारे लिक्विड के अंदर डिफ्यूज हो सकते हैं। सो देखो,
कैसे, इसका एक एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, एक्वेटिक एनिमल्स। देखो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो कहाँ रहते हैं, अंडर वाटर रहते हैं और वो सर्वाइव भी कर पा रहे हैं, जबकि हम क्या बोलते हैं कि जो एयर है वो हमारे नेचर में प्रेजेंट है, वाटर में थोड़ी एयर प्रेजेंट है। बट एक्चुअल में क्या है, जैसे हमने बोला कि जो सॉलिड, लिक्विड और गैस वो सबके सब लिक्विड में डिफ्यूज़ हो जाते हैं। सो जो हमारी गैसेज है मेनली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो वाटर के अंदर डिफ्यूज़ होती है। क्लियर है, डिफ्यूज़ है मीन्स जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो वाटर के अंदर क्या है, सोल्यूबल है। और जितने भी एक्वेटिक एनिमल रहते हैं वो जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से ले रहे हैं, वो डिसोल्ड ऑक्सीजन जो होती है उससे ऑक्सीजन लेते हैं और उसकी वजह से वो सर्वाइव कर पाते हैं। क्लियर है। नाउ सी, fish and other aquatic animal utilizes dissolved oxygen for preparing energy from food। के फूड से जो एनर्जी उन्हें चाहिए वो किसकी हेल्प से मिल रही है, डिसोल्ड ऑक्सीजन की हेल्प से। क्लियर है, होप सो ये क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू गैसेस। अब देखो अगर हम गैसेस के एग्जांपल देखें तो गैसेस हमारी क्या है, जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके अंदर एयर प्रेजेंट है। और एयर क्या है, एयर एक मिक्सचर है बहुत सारी गैसेस का, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सल्फर, बहुत सारी गैसेज जो है वो प्रेजेंट होती हैं। अब जो गैसेस हैं वो हमें नेक्ड आई से विजिबल नहीं होती, लेकिन गैसेस की जो प्रेजेंस है हम उसको फील कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम सर्वाइव किसकी वजह से कर पा रहे हैं, ऑक्सीजन गैस की वजह से। इट मीन्स हमारा जो नेचर है उसके अंदर ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है, तभी हम सर्वाइव कर पा रहे हैं। क्लियर है। नाउ लेट्स सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस। अब देखो हमने सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक देखी कि सॉलिड जो है उनकी डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, उनका डेफिनेट मास है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज हैं। लेकिन लिक्विड में हमने क्या देखा, लिक्विड में हमने देखा कि लिक्विड जो है उसका डेफिनेट मास है, डेफिनेट वॉल्यूम है, लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होती। जिस कंटेनर में हम डालते हैं वो उसी की शेप क्या करेगा, एक्वायर कर लेगा। क्लियर है। अब अगर हम गैसेस की बात करते हैं तो गैसेस का डेफिनेट मास होता है लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप नहीं होती। जिस कंटेनर में हम उसको डालेंगे, जिस कंटेनर में हम गैस को रखते हैं वो उसी की शेप और वॉल्यूम जो है वो क्या कर लेगा, एक्वायर कर लेगा। क्लियर है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक अगर हम सॉलिड की हमने देखी कि सॉलिड जो है वो रिजिड होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं ऑलमोस्ट, कि हम उनको कंप्रेस नहीं कर सकते और बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। लिक्विड में हमने देखा कि लिक्विड जो है वो हमारे इनकम्प्रेसिबल होते हैं, लेकिन लिक्विड जो है वो क्या होते हैं, फ्लूइडिटी होती है उनके अंदर, वो फ्लो करने की टेंडेंसी रखते हैं। और अब अगर हम गैसेस देखें तो गैसेस हाईली कंप्रेसिबल होती है, मीन्स गैसेस जो है हम उनको अच्छे से कंप्रेस कर सकते हैं। क्लियर है। अब देखो गैसेस कंप्रेस हो सकती हैं, इसकी हमारे पास बहुत सारी एडवांटेजेस हैं। मतलब गैसेस का कंप्रेस होना हमारे लिए एक ब्लेसिंग है। क्यों, देखो फर्स्ट अगर हम देखते हैं सीएनजी क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एक क्लीन फ्यूल होता है जिसको ऑटोमोबाइल्स के अंदर यूज़ किया जाता है। अगर हम पेट्रोल या डीजल वगैरह यूज़ करते हैं तो वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। लेकिन अगर हम सीएनजी को यूज़ करते हैं तो सीएनजी इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, मीन्स ये पोल्यूशन कॉज नहीं करती। आपने देखा होगा रिक्शा वगैरह चलते हैं, बसेस वगैरह होती हैं, उन पे पीछे लिखा रहता है सीएनजी, मीन्स आजकल ज़्यादातर जो ऑटोमोबाइल्स हैं वो किससे वर्क कर रहे हैं, सीएनजी से। क्लियर है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट एडवांटेज देखते हैं कि गैसेस हमारी कंप्रेस हो सकती हैं, तो वो क्या है, आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स के अंदर जब कोई पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा सीरियस होता है तो उसको ऑक्सीजन से सप्लाई की जाती है, ऑक्सीजन सिलेंडर से। और वो भी क्यों पॉसिबल है, क्योंकि हम जो ऑक्सीजन गैस है उसको कंप्रेस कर सकते हैं और कंप्रेस करके हम उसको सिलेंडर के अंदर फिल कर सकते हैं। क्लियर है। थर्ड अगर हम देखते हैं तो एलपीजी। आप सबने देखा होगा, आप सबके घर में होगी एलपीजी गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये जो एलपीजी गैस है इसको हम किस में यूज़ करते हैं, कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं। क्लियर है। और ये जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है ये भी एक कंप्रेस्ड गैस है, मीन्स गैसेज जो है उनके अंदर कंप्रेसिबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए हम गैस को एलपीजी गैस को कंप्रेस करके सिलेंडर के अंदर फिल करके हम उसको एज अ कुकिंग गैस यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है। सो गैसेस कंप्रेस हो सकती हैं, ये हमारे लिए क्या है, एक बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम देखते हैं तो डिफ्यूजन। हमने पढ़ा कि सॉलिड जो है वो हमारे डिफ्यूज़ नहीं करते क्योंकि उनके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, उनमें स्पेस नहीं होता। लिक्विड में हमने देखा कि लिक्विड डिफ्यूजन का प्रोसेस शो करते हैं क्योंकि लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड के कंपैरिजन में दूर दूर हैं और उनके बीच में क्या है, स्पेस है। और गैसेज में तो हमें पता है कि गैसेज के जो पार्टिकल्स हैं बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, मीन्स गैसेज के जो पार्टिकल्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा स्पेस होता है और गैसेज जो है वो हाई डिफ्यूजन शो करते हैं। क्लियर है।
नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक अगर हम देखते हैं तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। अब सॉलिड में जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस थे वो क्या थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, और स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस होने की वजह से ही जो हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे वो एक दूसरे के क्या थे, बहुत ज़्यादा क्लोज थे। लिक्विड में जब हमने देखा तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस हमारे क्या होते हैं, सॉलिड के कंपैरिजन में वीक होते हैं। मींस जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड के वो थोड़े थोड़े क्या होंगे, दूर होंगे, इनमें स्पेस होगा, बिकॉज इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो लिक्विड के अंदर क्या है, वीक है। Now next we will discuss the compressibility of solid, liquid and gas. And compressibility of solid, liquid and gas को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं क्या, कि हम 3 सिरिंज लेंगे 100 ml की। सिरिंज तो आप सबने देखी है, जो इंजेक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सिरिंज। अब देखो जो सिरिंज है उसका हमने क्या किया, जो ऊपर की पिस्टन है उसको रिमूव कर दिया तीनों सिरिंज की, और जो उसकी नोजल होती है उस पर हमने एक स्टॉप कॉक जो है वो लगा दी। आपको पिक्चर में दिख रही होगी कि कैसे हमने स्टॉप कॉक जो है उसको प्लेस किया हुआ है, और जो पिस्टन है उसको रिमूव करने के बाद हमने क्या किया कि जो फर्स्ट सिरिंज है उसके अंदर हमने चौक के पीसेस जो है उनको फिल कर दिया, मींस एक सॉलिड जो है उसको प्लेस किया है। सेकंड जो सिरिंज है उसके अंदर हमने लिक्विड को फिल किया, मींस सपोज हमने क्या किया, वाटर जो है उसको डाल दिया, और जो थर्ड सिरिंज है उसके अंदर हमने कुछ भी ऐड नहीं किया। मींस हमें पता है कि हमारा जो नेचर है उसके अंदर क्या है, एयर प्रेजेंट है। तो जब हमारी सिरिंज एम्प्टी है इट मीन्स क्या है, उसके अंदर कुछ प्रेजेंट नहीं है, तो एयर उसके अंदर प्रेजेंट होगी। अब हमने क्या किया, जो सिरिंज है उस सिरिंज के ऊपर तीनों पिस्टन्स को जो है प्लेस कर दिया। अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 ईच पिस्टन जो है उसको प्रेस करके देखेंगे। जब हम देखो फर्स्ट वाली जो पिस्टन है उसको प्रेस करेंगे तो क्या देखेंगे कि प्रेस हो ही नहीं रही है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है उसको प्रेस करना, या हम बोल सकते हैं कि इम्पॉसिबल है फर्स्ट सिरिंज की पिस्टन को प्रेस करना। क्यों, क्योंकि फर्स्ट सिरिंज जो है उसके अंदर सॉलिड प्रेजेंट है, और सॉलिड के जो पार्टिकल्स है वो आपस में इंटरमोलिक्यूलर फोर्स के थ्रू एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, जिसकी वजह से हम फर्स्ट सिरिंज की जो पिस्टन है उसको प्रेस नहीं कर पाएंगे। सो हम बोल सकते हैं कि हमारे जो सॉलिड है वो क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। नाउ सी, अब जब हम सेकेंड पिस्टन जो है उसको प्रेस करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि सेकेंड पिस्टन को फर्स्ट पिस्टन के कंपैरिजन में हम हल्का सा प्रेस कर पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि जो लिक्विड है, लिक्विड के जो पार्टिकल हैं वो सॉलिड के कंपैरिजन में क्या होते हैं, थोड़े थोड़े दूर होते हैं, और जब हम पिस्टन को प्रेस करेंगे तो वो पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे, बट एक लिमिट तक क्लोज आएंगे। मीन्स जो सॉलिड है, सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड को हल्का सा प्रेस कर सकते हैं, ज़्यादा प्रेस नहीं कर सकते, डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो वो जो कंटेनर है उसकी वॉल्स पे क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। अगर हम उस गैस को क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, तो जब हम उसको कंप्रेस करेंगे तो जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के वो क्या करेंगे, और ज़्यादा हाई स्पीड से क्या करते हैं, गैस का जो कंटेनर है उस पर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, जिसकी वजह से ब्लास्ट भी हो सकता है। क्लियर है। सो हम ये बोल सकते हैं कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस है, जिसकी वजह से हम उन्हें हल्का सा कंप्रेस कर पा रहे हैं। वहीं अगर हम थर्ड पिस्टन है उसको प्रेस करेंगे तो हम देखेंगे कि जो थर्ड पिस्टन है हम उसको ईजिली एक एक्सटेंट तक प्रेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको बिल्कुल नीचे तक प्रेस कर पाएंगे, लेकिन एक एक्सटेंट तक हम क्या कर सकते हैं, उसको कंप्रेस कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो गैसेज है, गैसेज के पार्टिकल कहाँ हैं, दूर दूर होते हैं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा, और जब हम पिस्टन को प्रेस करेंगे तो जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे। लेकिन एक लिमिट के बाद क्या होगा कि जो पार्टिकल है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाएंगे, और उसके बाद वो फर्दर पिस्टन जो है वो मूव नहीं करेगी। सो हमने क्या देखा कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में से गैसेस हाईली कंप्रेसिबल होती है, लिक्विड गैसेस के कंपैरिजन में क्या है, कम कंप्रेसिबल है, जबकि सॉलिड ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होते हैं। क्लियर है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज प्लाज्मा। सी, प्लाज्मा स्टेट की फॉर्मेशन देखते हैं कि प्लाज्मा स्टेट बनती कैसे है। सपोज हमने एक कंटेनर के अंदर आइस ली हुई है, अगर उस आइस को हम मेल्ट कर देते हैं या फिर हम हीट कर देते हैं तो वो आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर के अंदर। अब आइस हमारी क्या है, सॉलिड है। सॉलिड है तो हमने पढ़ा है कि सॉलिड के अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से जो सॉलिड है उनकी डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट साइज होता है। नाउ जब हमने आइस को मेल्ट कर दिया तो आइस वाटर के अंदर कन्वर्ट हो गई, और वाटर कौन से स्टेट में है, लिक्विड स्टेट के अंदर। और जो लिक्विड स्टेट है उसके जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को टच करते हैं, लेकिन उनमें इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस कम होने की वजह से वो मूव कर सकते हैं। क्लियर है। जिसकी वजह से लिक्विड हमारे क्या होते हैं, फ्लूइड होते हैं, मीन्स उनके अंदर टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, और लिक्विड की डेफिनेट वॉल्यूम होती है। और शेप की बात करें तो जिस कंटेनर में हम लिक्विड को पोर करेंगे, लिक्विड हमारा उसी कंटेनर की शेप को एक्वायर कर लेगा।
नाउ सी, अगर हम फर्दर हीट करते रहते हैं वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या होगा कि हमारा जो वाटर है वो वाटर वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स गैस ऐड करेंगे, गैस उसी कंटेनर की वॉल्यूम और शेप जो है वो एक्वायर कर लेगी। क्लियर है? नाउ सी, अब अगर हमने जो गैस बनी है हमारी, जो वाटर वेपर्स हैं, उनको हम फर्दर हीट करते रहते हैं बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे, तो क्या होगा, गैसेज जो है उनकी भी स्टेट चेंज हो जाती हैं और जो हमारी नई स्टेट बनती है उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा स्टेट। क्लियर है कि सॉलिड से हमारा लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड से हमारा गैसेस के अंदर कन्वर्ट हुआ, और गैसेस को अगर हम बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो नेक्स्ट जो स्टेट बनेगी वो हमारी क्या होती है, प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट के अंदर क्या होता है कि अगर हम गैसेज जो है उनको सफिशिएंटली हाई टेम्परेचर दे रहे हैं, मीन्स हाई टेम्परेचर कितना, मीन्स 10,000 to 15,000 के अराउंड अगर हम टेम्परेचर दे देते हैं गैस को, तो गैस हमारी क्या होगी, आयोनाइज हो जाती है और वो प्लाज्मा स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। सी, हमने देखा है कि जो गैसेज है वो हमारी क्या है, एक्चुअल में मैटर है, और मैटर किस चीज़ से बना हुआ होता है, एटम से बना हुआ है। इट मीन्स कोई भी गैस है तो वो हमारी मैटर से बनी हुई है। जब हम गैसेज जो है उनको हीट कर रहे हैं तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाई हीट की सप्लाई करने की वजह से जो हमारा एटम है उसमें क्या होते हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब बहुत ज़्यादा हीट उस एटम को मिलेगी तो जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उस एटम के आउटरमोस्ट शेल के अंदर, तो वो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से क्या होंगे, जंप करके बाहर मूव कर जाते हैं। क्लियर है? जिसकी वजह से हमारा जो गैस है उस पर, गैस का जो एटम है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे आयंस बन गए कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है और जो एटम है वो हमारा पॉजिटिवली चार्ज है। तो यही जो आयोनाइज्ड स्टेट होती है इसे हम क्या बोलेंगे, क्या है, प्लाज्मा स्टेट है। अब सिंस जो प्लाज्मा स्टेट है उसके अंदर पॉजिटिव आयंस भी प्रेजेंट है और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है, सो हमारी प्लाज्मा स्टेट ओवरऑल क्या होती है, न्यूट्रल होती है। ठीक है, अब देखो जो प्लाज्मा स्टेट है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, सो प्लाज्मा स्टेट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एंड दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द गैसेस एंड प्लाज्मा स्टेट, कि ऑल गैसेस कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट प्लाज्मा कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है कि जितनी भी गैसेज है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकती, बट प्लाज्मा आयोनाइज्ड होने की वजह से कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से प्लाज्मा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है। नाउ सी, लेट्स सी सम एग्जांपल ऑफ प्लाज्मा स्टेट। आपने नियॉन बल्ब देखा है, आजकल क्या है, नियॉन के बल्ब आते हैं, ऐसे ही फ्लोरिसेंट ट्यूब्स आती हैं, कंप्रेस्ड फ्लोरिसेंट बल्ब जिसे हम CFL बोलते हैं। ये किसके एग्जांपल है, ये सब प्लाज्मा के एग्जांपल हैं और इनके अंदर गैसेज जो है वो फिल होती हैं। जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं वैसे ही जो गैसेज इनके अंदर प्रेजेंट है वो आयोनाइज्ड हो जाती हैं और जो बल्ब है या ट्यूबलाइट है वो ग्लो करने लग जाता है। सिमिलरली वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ सन एंड स्टार। आपने देखा है सन और स्टार जो है उनके अंदर वो भी किस चीज़ से बने हुए हैं, गैसेस से बने हुए हैं, और सन के अंदर बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से जो गैसेस हैं वो आयोनाइज हो जाती हैं और प्लाज्मा की फॉर्मेशन होती है। सिमिलर प्रोसीजर स्टार्स के अंदर होता है। क्लियर है? सी, प्लाज्मा स्टेट को हम एक और नाम से भी जानते हैं, हाईली एनर्जेटिक स्टेट। कई बार पेपर के अंदर क्वेश्चन आ जाता है कि हाईली एनर्जेटिक स्टेट कौन सी फिजिकल स्टेट को बोला जाता है, मीन्स सॉलिड, लिक्विड, गैस या प्लाज्मा। सो सिंस प्लाज्मा जो है वो हमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर के बाद ऑब्टेन होती है, तो प्लाज्मा को हम क्या बोलते हैं, हाईली एनर्जेटिक स्टेट। क्लियर है? नाउ वी विल डिस्कस द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट को हम शॉर्ट में बोलते हैं BEC। सी, इन 1920s दो साइंटिस्ट थे, एक इंडियन फिजिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन। इन दोनों ने ही हमें फिफ्थ स्टेट जो थी उसकी प्रिडिक्शन के बारे में बताया, और सिंस इन दोनों ने ही इस स्टेट की प्रिडिक्शन की थी इसलिए जो हमारी स्टेट है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, इसका नाम दोनों साइंटिस्ट के नाम के ऊपर ही है। क्लियर है? अब देखो ये जो स्टेट है हमारी बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। सी, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट जो है इसकी फॉर्मेशन के लिए हम क्या लेते हैं, लो डेंसिटी गैसेस को लिया जाता है और उन गैसेस को हम 0 केल्विन या हम बोल सकते हैं एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या है? एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, जो लो डेंसिटी गैसेस होती हैं उनको हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर कूल करते हैं। हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर में 0 केल्विन या हम बोल सकते हैं एट -273 डिग्री सेल्सियस।
क्लियर है। अब देखो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर आते ही जो हमारी गैसेस होती हैं, गैसेस के पार्टिकल्स क्या करते हैं, सीज हो जाते हैं, मीन्स उनका जो मॉलिक्यूलर मोशन है वो स्टॉप हो जाता है। एंड एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर रीच करते ही जो एटम्स हैं हमारे वो क्या करते हैं, जो पहले हमें पता है कि जब गैसेज होती हैं उनके एटम्स क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर या -273 डिग्री सेल्सियस रीच करते ही जो गैसेज हैं, गैसेज के जो एटम्स हैं वो एक दूसरे से क्लैंपिंग शो करते हैं। क्लैंपिंग का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं या फिर एक दूसरे से चिपकने लगते हैं, जॉइंट होने लगते हैं, उसे ही हम क्या बोलेंगे, सुपर एटम। पहले एटम्स क्या थे, दूर दूर थे गैसेस के, अब जब हमने उसको एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे लेके आए गैस को, जो एटम है वो एक दूसरे से जॉइंट होने लग गए और क्या बन जाएगा हमारा सुपर एटम। क्लियर है, क्या बनेगा, सुपर एटम। ठीक है, सुपर एटम। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट का अगर एग्जांपल देखें तो एग्जांपल क्या होता है, सुपर फ्लूइड। ठीक है, सुपर फ्लूइड। सुपर फ्लूइड होता क्या है, हमारे जो लिक्विड हीलियम होती है, ठीक है, लिक्विड हीलियम जो है उसको अगर हम कूल कर देते हैं एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, सो वही हमारा क्या होगा, सुपर फ्लूइड। सो सुपर फ्लूइड इज एन एग्जांपल ऑफ बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। नाउ प्लाज्मा स्टेट के अंदर हमने देखा कि जो प्लाज्मा है उसका एक और नाम होता है क्या, हाईली एनर्जेटिक स्टेट। ऐसे ही जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है इसको भी हम एक और नाम से बोलते हैं क्या, सुपर कूल्ड बॉडीज। क्लियर है, क्या नाम होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट का, सुपर कूल्ड बॉडीज। सो आज के क्लास में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट दैट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को डिस्कस किया है। आई होप आपको 5 स्टेट्स जो है वो मैटर की वो क्लियर हो गई होंगी, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता लग गई होंगी, उनमें क्या सिमिलैरिटी होती है और क्या डिफरेंस होता है वो भी समझ में आ गया होगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।